हेलो यार, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है आप सभी फर्स्ट ईयर के। जैसा कि मैं कल ही आप लोगों को बिहेवियर साइंस और बायो साइंस से एक प्रश्न हम लोग कर दिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह प्रश्न आ गया है, कुल जो है हम लोग 2-3 प्रश्न देखेंगे। और ये दो तीन प्रश्न ऐसा है जो कि आपको फंडामेंटल में भी पढ़ना है और साथ में कम्युनिटी में भी पढ़ना है, यानी दोनों में आपको यह प्रश्न है। तो हम कम्युनिटी हेल्थ और फंडामेंटल दोनों को शामिल किए हैं, दोनों से प्रश्न लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं, दोनों से प्रश्न है तो आज हमारा एक एक प्रश्न यहाँ से भी हो जाएगा, समझ गए। चलिए पहला प्रश्न है, कहता है कि मान गया कोई बीमारी होता है किसी पेशेंट को, तो बीमार होने पर उस व्यक्ति को अगर भोजन दिया जाता है, जो पोषण दिया जाता है, तो पोषण कैसे प्रभावित होता है, समझ गए। जैसे व्यक्ति को भोजन दीजिएगा, बीमार रहेगा व्यक्ति, उसको भोजन दीजिएगा तो भोजन नहीं लेगा, उसका मन नहीं करेगा, रुचि नहीं करेगा, खाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस सब व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है उसके पोषण को, समझ गए। तो चलिए आज हम देखेंगे। और जैसे ही हमारे बॉडी में पोषण की आवश्यकता से कम होता है तो हमारे बॉडी में कमजोरी, वीकनेस और ज़्यादा बीमारियां आने लगता है, समझ गए। तो बीमारी में पोषण को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, यानी आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा कि पोषण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए, लिखिए 5 नंबर में, तो लिख दीजिएगा, समझ गए। चलिए देखिए, बीमारी के कारण मरीजों का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। देखिए होता यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका नॉर्मली जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, समझ गए। जिसकी भोजन के प्रति रुचि कम हो जाता है, जिससे होता है कि व्यक्ति का भोजन के प्रति रुचि कम हो जाता है। एक मेंटल हेल्थ व्यक्ति होता है ना, मानसिक रूप से पीड़ित, उसका भी डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, समझ गए। और वह भी जो है भोजन के प्रति अनिच्छा उत्पन्न करने लगेगा, मतलब रुचि कम हो जाता है, तथा उसको भूख भी कम हो जाता है, तथा ऐसे व्यक्तियों को भूख भी कम जाता है, समझ गए। भोजन को स्वीकार करने में जो कारक बाधा उत्पन्न होते हैं वे निम्न प्रकार है। अब पोषण को प्रभावित वही कारक करेगा जो व्यक्ति को रुचि को उत्पन्न करने में दिक्कत उत्पन्न करेगा, समझ गए ना। तो भोजन स्वीकार करने में जो भी फैक्टर्स है वह बाधा उत्पन्न करता है, वो निम्न प्रकार है जो व्यक्तियों के भोजन को स्वीकार करने को प्रभावित करता हो, जो बताता हो कि तुम भोजन ही ना करो, जो भोजन को निगलेक्ट करवाता हो। वो कौन कौन से कारक हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे है, मतलब पर्यावरण से संबंधित कारक कैसे पोषण को प्रभावित करता है व्यक्ति को। भोजन स्थल का अस्वच्छ होना या अप्रिय दृश्य होना। मान गए व्यक्ति को आप भोजन दे रहे हैं, समझ गए, और व्यक्ति जहाँ पे है उसके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा बदबूदार है, महक रहा है, गंदा है, तो व्यक्ति के खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा जो भी खाने का दिल होता है उसका, वह भी नहीं खाएगा, ये गंदगी वातावरण के कारण। तो वातावरण अस्वच्छ होना, समझ गए, ये कारण होता है। भोजन स्थल पर गंदगी होना, जहाँ पे भोजन कर रहा है व्यक्ति वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गंदा होना। भोजन स्थल पर बदबू आना, जिस भोजन स्थल पर भोजन व्यक्ति कर रहा है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बदबू आना। भोजन स्थल पर कोई शोर शराबा होना आदि। भोजन स्थल पर शांति होनी चाहिए मरीज के सामने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है आपस से आसपास में। तो ये सब के सब जो है, चाहे भोजन स्थल का गंदा होना, बदबू आना, समझ गए, अस्वच्छ होना, अप्रिय होना, समझ गए, या फिर शोरगुल होना, ये सब आपके पर्यावरण से संबंधित है। और यह पर्यावरण कारक जो है भोजन यानी पोषण को प्रभावित करता है। तो ये पोषण कारक हो गया पहला, इन्वायरमेंट फैक्टर। दूसरा है कुछ सांस्कृतिक कल्चर फैक्टर भी होता है। कल्चर फैक्टर के मतलब होता है कि भोजन शैली में परिवर्तन होना। कल्चर का मतलब होता है कि बहुत लोग देखते होइएगा कि मांस मछली खाना पसंद नहीं करता है, जबकि एक बीमार व्यक्ति को पौष्टिक आहार चाहिए, समझ गए, तो उसमें हो सकता है अंडा, मांस मछली दिया जा सके। तो वैसे अगर रोगी है जो मांस मछली अंडा ये सब नहीं सेवन करता हो, क्योंकि उसका एक प्रकार से कहा जाए तो जो कल्चर की बातें होती है वही सब है, वो अपने कल्चर को मानता है, साधु महात्मा वाला, तो वो जो है उसके भोजन को प्रभावित करेगा ये चीज़ें, समझ गए। जो लेना चाहिए वो नहीं लेगा। साथ में उसके जो भोजन के शैली है उसमें परिवर्तन भी ये जो है भूमिका निभाता है, समझ गए ना, कि कब खाना है कब नहीं खाना है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है। शाकाहारी रोगी का मांसाहारी भोजन से परहेज। जो शाकाहारी व्यक्ति है मतलब वेजिटेरियन है, वह नॉन वेजिटेरियन भोजन को करने से मना करेगा, समझ गए। तो यह भी एक कल्चर का ही रूप है।
अन्य कोई धार्मिक मान्यता, अन्य भी कोई धार्मिक मान्यता होता है कि हम ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, हम फलाने समय नहीं खाएंगे, चिलाने समय खाएंगे। जब जहाँ की कुछ ऐसे धर्म है जहाँ पे भोजन को रात्रि में नहीं किया जाता है, शाम ढलते ढलते ही रात का भोजन हो जाता है और व्यक्ति जो है रात में वैसे ही रहता है। तो ऐसे जो है कुछ धर्म होते हैं, तो वह भी उनको पोषण को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब कोई अन्य धार्मिक मान्यता भी भोजन को प्रभावित करता है। तो यह हमारा हो गया क्या चीज़, कल्चर यानी संस्कृति कारक। अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कल्चर हो सकते हैं जो आपके पोषण को प्रभावित कर सकता है। समझ गए ना। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक कारक के मतलब होता है कि मन से रिलेटेड कुछ कारक होगा, जैसे मरीज को भोजन में रुचि ना होना, व्यक्ति का मन कर रहा है कि नहीं भोजन नहीं खाएंगे, दिल नहीं कर रहा है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। मरीज को नापसंद का भोजन प्रदान करना, भोजन के सामने अगर जो उसे नहीं पसंद है वही भोजन दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसका रुचि अंदर से नहीं होगा, वो भोजन को निगलेक्ट कर देगा। तो नापसंद भोजन देना भी जो है एक साइकोलॉजिकल कारण, उसको प्रेशर बनेगा कि भाई नहीं करेंगे, छोड़ो। मरीज का भोजन आकर्षक ना होना, मरीज के जो रुचि का भोजन है दीजिएगा तो उसके लिए आकर्षक होगा, उसका मन अंदर से गदगद हो जाएगा, भोजन करेगा। लेकिन वही अगर आकर्षक भोजन नहीं दीजिएगा, अच्छे भोजन नहीं दीजिएगा तो वह नहीं करेगा, छोड़ देगा। समझ गए। मरीज की चिंता, क्रोध, अवसाद में होना, कोई मरीज है जो चिंता में है, क्रोध में है, अवसाद में है, तो यह सब साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो व्यक्ति को भोजन करने से रोकता है, फिर उसका पोषण डिस्टर्ब होगा, प्रभावित होगा। मरीज का नींद में रहना, अगर मरीज बहुत ज़्यादा नींद में रहता है तो अच्छे से भोजन नहीं कर पाएगा। समझ गए, ठीक से कभी थोड़ा सा करेगा, कभी नहीं करेगा। तो नींद में रहना भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा जो है तीसरा पॉइंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रिया से रिलेटेड वो चीज़ें होगा जो उसको भोजन को करने के लिए मना ही करेगा, ठीक से नहीं करेगा और उसको लास्ट में भोजन जो है पोषण प्रभावित होगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। ओके। चौथा में है कुछ अन्य भी कारक हो सकते हैं इन सभी के अलावा, जैसे मरीज का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना। मान गए मरीज का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भोजन नहीं करेगा, पोषण प्रभावित होगा। भोजन का समय अनिश्चित होना, कुछ अन्य कारक ये भी हो सकता है कि भोजन लेना है अभी तो हम ले 4 घंटा के बाद, तो उससे भी पोषण प्रभावित होता है। समझ गए। मरीज की अवस्था यदि चेतन न हो, अगर मरीज बेहोश हो, मरीज कॉन्शियस ना हो तो उसमें भी उसका जो है पोषण प्रभावित होता है। समझ गए। मरीज की शारीरिक दुर्बलता, व्यक्ति का अगर शारीरिक कमजोरी है, वीकनेस है, दुर्बलता है तो इसमें भी जो है उसका भोजन प्रभावित होता है। मरीज की मानसिक अवस्था आदि, मरीज का मानसिक अवस्था कैसा है, ठीक है तो वह अच्छे से भोजन करेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मानसिक अवस्था, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, टेंशन में रहेगा तो वह भोजन को निगलेक्ट कर देगा, छोड़ देगा। समझ के देखते भी होइएगा कि लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन होता है आपस में, तो भोजन 2-2 दिन तक व्यक्ति नहीं खाता है। समझ गए। तो वह उसको पोषण को प्रभावित करेगा। समझ गए। तो मानसिक अवस्था भी जो है आपके भोजन को प्रभावित करता है। तो ये सब कुछ अन्य कारक है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चाहे तो देखिए ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट को आप जिस प्रकार से अभी तक 4 पॉइंट बना के उसके अंदर में चीज़ों को देखे हैं ना, चाहे तो ये 5 पॉइंट जो दिया गया है इस पाँचों को भी जो है अलग अलग पॉइंट बना के उसमें अंदर अंदर जो है चीज़ें को लिख सकते हैं। जैसे मरीज का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होना, 5वां पॉइंट बना लेंगे, 4 के बाद 5वां पॉइंट बना लेंगे। अब हम लिखेंगे कि मरीज कैसे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पोषण को जो है निगलेक्ट करेगा। समझ गए। ए फिर भोजन का समय अनिश्चित होना, अब इसमें क्या लिखेंगे कि ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर में भोजन करना है तो शाम को किया, मतलब कोई निश्चित समय बना हुआ नहीं है, तो यह भी कारक होता है। समझ गए। तो ये सारे के सारे अन्य कारक 4 तक दिया गया है। आप चाहें तो 6-7 कारक पॉइंट बना के और सारी चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपके भोजन यानी पोषण को प्रभावित करेगा। समझ गए। तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारा ए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक प्रश्न समाप्त। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं सामने टोटल का इंग्लिश हम लोग दे रखे हैं नीचे यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि दूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां के बारे में बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। वाटर बोर्न डिजीज पूछ सकता है, एयर बोर्न डिजीज पूछ सकता है। समझ गए। 2 महत्वपूर्ण है, जल जनित बीमारी और वायु जनित बीमारी, यह दोनों हम लोग को पढ़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आज हम लोग वाटर बोर्न डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए। जल से होने वाली बीमारियाँ और इसका रोकथाम।
सबसे पहले समझिए जल हमारे लिए क्या होता है, जीवनदायी होता है। जल जीवन, जल ही जीवन है, पता है आप लोग का, इसीलिए जल जीवनदायक है। अगर हम जल को दूषित करके, गंदे करके और उसी जल को ग्रहण करेंगे तो बहुत सारा बीमारी होगा। और लगभग 80% मामला में जल जो है भूमिका निभाता है बीमारी को ठीक नहीं होने देने में और बीमारी को उत्पन्न करने में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जल, क्योंकि जल सब लेता है। खाना ना खाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन जल के बिना तड़पने लगता है आदमी, समझ गए। जब जीवनदायी जल में कुछ विषैले तत्व यानी हानिकारक तत्व या कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती है तो ये रोग उत्पन्न करती है, समझ गए। इस प्रकार के जल को जब सजीव प्राणी उपयोग करते हैं तो जल जनित बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, और वाटर बोर्न डिजीज का मतलब होता है कि जब जो जल हमें जीवन देने वाला है, साफ जल है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ, कुछ विषैले तत्व मिल जाए, समझ गए, कुछ अशुद्धियाँ मिल जाए, साथ में कुछ जो है पर्यावरण में उपस्थित कीट पतंगे आकर उसको दूषित कर दे, तो यह जो है आपको इस प्रकार के जो जल होता है वह जल जनित बीमारी उत्पन्न करता है। अब कब उत्पन्न करता है, तो जिस प्रकार के दूषित प्रदूषित जल को जब व्यक्ति लेता है, सजीव प्राणी, तो उसे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, समझ गए। चलिए, इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब जो जल जनित बीमारी होता है, अब ये जल जनित जो बीमारी आपके होते हैं, एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट आप पानी पी लीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, और एक होता है कि मान गए आपके आसपास जो है, आपके आसपास गंदे पानी का जमावड़ा है, समझ गए, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे जैसे मच्छर मक्खी ये सब बैठ रहा है, और वही आकर आपके भोजन पर बैठेगा, वही मच्छर आके आपको डसेगा, तो इस सब से भी बीमारी इनडायरेक्टली जो है उससे फैलता है, जल से, समझ गए। तो जैसे देखिए विषाणु है, विषाणु मतलब क्या होता है, वायरस। वायरस के थ्रू भी जल के थ्रू वायरस से भी बीमारी होगा, समझ गए। जैसे जल पीजिएगा, दूषित जल रहेगा, और उस दूषित जल में अगर वायरस उपस्थित रहेगा तो वह आपको मुंह के द्वारा जाएगा, पोलियो करेगा, पीलिया जॉन्डिस करेगा, पोलियो करेगा, और छोटी यानी चेचक करेगा। तो यह वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है जो आपको क्या करता है, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करता है, समझ गए। नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, यह भी जो है आपको मुख और मल के द्वारा फैल सकता है, जल के द्वारा। तो जैसे पेचिस, लूज मोशन होना, डायरिया होना, अति ज्वर होना, हैजा होना, क्षय रोग होना, कुकर खांसी होना। तो बैक्टीरिया से ये सब रोग होते हैं, लूज मोशन, डायरिया, हैजा, समझ गए, जिसको कोलेरा बोलते हैं, अति जार, ठीक है ना, अति ज्वर होता है, और क्षय रोग होता है, और कुकुर खांसी। यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जो जल के द्वारा हो सकते हैं, दूषित जल के लेने से, क्योंकि दूषित जल में बैक्टीरिया भी हो सकता है, समझ गए ना। प्रोटोजोआ, अब दूषित जल में आपको प्रोटोजोआ भी हो सकता है, जो प्रोटोजोआ आपको पेचिस भी कर सकता है, पायरिया दांतों में, समझ गए, और अमीबियोसिस जो होता है जो आपके पेटों में जो है इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये सब प्रोटोजोआ से होता है। कृमि द्वारा, वर्म के द्वारा जो होता है, फाइलेरिया होगा, समझ गए, और यहाँ पे वर्म इन्फेस्टेशन होगा, वर्ग नहीं होगा, वर्म इन्फेस्टेशन होता है। कृमि संक्रमण जो आपके पेट में छोटे छोटे जो कीड़ा बनते हैं ना, वही कृमि के द्वारा होता है। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ग नहीं वर्म होगा, समझ गए, वर्म मतलब कृमि होता है। तो ये सब जो है आपको अलग अलग जो भागों में बांटे दिए हैं। तो यह जीवाणु जो जल के द्वारा संपर्क में आएगा और वह जल के द्वारा आपके बॉडी में चला जाएगा, चाहे वो वायरस होगा तो वायरस वाला रोग उत्पन्न करेगा, बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया वाला जो है उत्पन्न करेगा, प्रोटोजोआ होगा तो प्रोटोजोआ वाला उत्पन्न करेगा, कृमि होगा तो कृमि वाला उत्पन्न करेगा, समझ गए। लेकिन यह कहीं ना कहीं सब जल से भी हो सकता है और विदाउट जल भी हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे यहाँ पे देखिए लेप्टोस्पाइरल वाइल्स रोग विषैले तत्व जो पानी में उपस्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरिक, निकेल, आर्सेनिक, सिल्वर, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फेट, बोरेम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रेट, सीलियम आदि। अब देखिए होता यह है कि देखते होइएगा किसी किसी एरिया में पानी में सिलिका की मात्रा बढ़ जाता है, पानी में आयरन की मात्रा बढ़ जाता है, समझ गए, पानी में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व है उसका मात्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में बढ़ जाता है, और जिसको पीने से व्यक्ति में कैंसर सहित बहुत सारे खतरनाक बीमारियां भी आ सकता है। तो इसीलिए जो है आपको विषैले पानी, हानिकारक पानी को पीने से बचना चाहिए। जो पानी वाटर बोर्न डिजीज दे आपको, वैसे पानियों को पहचाने, उसको फिल्टराइज करे, उसको साफ करे, तभी जाके जो है उसको पिए, वरना ऐसे पीजिएगा तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी उसमें मिले होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जो ऊपर बता दिए हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, समझ गए, ऐसे बता दिए।
साथ में कुछ जो है आपको रासायनिक हानिकारक तत्व भी मिले हो सकते हैं जल में, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरियम, निकेल, आर्सेनिक, सिल्वर, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फेट, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रेट, सीलियम, ये सब इनडायरेक्ट उसमें जो है मिला हो सकता है, जो आपके पानी को दूषित कर रखा हो। और आप बिना जाने वैसे पानी को लीजिएगा जिसमें रासायनिक चीज़ों का जो है जमावड़ा, विषैले तत्वों का जमावड़ा होगा, तो वह आपको जो है बहुत सारे हानिकारक खतरनाक बीमारियाँ उत्पन्न करेगा। तो ये सारे चीज़ को आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक कारक, कैंसर, फ्लोरोसिस, रक्त, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, जन्मजात विकृतियाँ, पाचन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, ये सब उत्पन्न होता है पानी के लेने से। देख लीजिए, रासायनिक कारक समझ गए, कैंसर हो सकता है, फ्लोरोसिस हो सकता है, किडनी में, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस सिस्टम गड़बड़ा सकता है। कोई जो है अगर माँ कोई पानी इस प्रकार के प्रेगनेंसी ले रही है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसमें बच्चे में जन्मजात संबंधी बीमारी हो सकता है, पाचन गड़बड़ा जाएगा, त्वचा संबंधी बीमारी होगा। तो विभिन्न प्रकार के आपको बीमारी होता है। लगभग 80% मामले में जल जो है भूमिका निभाता है बीमारी को उत्पन्न करने के लिए, इसलिए जल के सावधानी से और अच्छे से जो है लेना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को जल जनित बीमारी होता है तो उसको कैसे बचना चाहिए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, सुनिश्चित करें कि पानी बिल्कुल साफ और रेत और गाद से मुक्त हो। दिखाई पड़ने वाली गंदगी को हटाने के लिए पानी को छान ले। देखिए, आपको ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो पानी हम ले बिल्कुल साफ क्लीन हो, उसमें कोई जो है न बालू की यानी रेत की मात्रा ना हो, ना कोई गंदगी गाद का मात्रा हो, समझ गए ना। ऐसे मात्रा वाला पानी बिल्कुल नहीं पिए, मुक्त पानी पिए। इससे साथ में पानी में अगर कोई ऐसे चीज़ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जो भूसी के रूप में होते हैं, तो उसको छान लेना चाहिए, समझ गए। दूसरा है, केवल साफ और सुरक्षित ही पानी पिए, या तो पोर्टेबल पानी या पानी को शुद्ध करने वाले यंत्र से ही पानी ले। इस चीज़ को ध्यान में रखें। पानी को शुद्ध करने वाले उपकरण जैसे फिल्टर, आरओ यूनिट आदि ले। नियमित रूप से सर्विस करें और रख रखाव करें, समझ गए। चलिए, सुनिश्चित करें कि संग्रहित पानी रोगाणु रहित हो। आपको यह जो है क्लियर करना पड़ेगा कि जो पानी आपके पास है उसमें बिना कोई जो है बैक्टीरिया, बिना कोई जो है रोगाणु वाला है, समझ गए। एंटीसेप्टिक तरल जैसे डेटॉल गंदा दिखने वाले स्नान के पानी में डालें। अब स्नान कर रहे हैं पानी, उसमें जो है आपको लग रहा है कि पानी बहुत गंदा है, मटमैला है, तो आपको उसमें डिटॉल वगैरह एंटीसेप्टिक घोल डालना चाहिए, जो आपको बैक्टीरियल से बचाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, समझ गए। हाथ की स्वच्छता, नियमित रूप से घर लौटने के बाद शौचालय का उपयोग करने से पहले, खाने से पहले और खाने के बाद या कुछ भी पीने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोनी चाहिए। हाथ की स्वच्छता महत्वपूर्ण होता है, वरना पानी में गंदगी होगा और वही पानी में गंदगी जो है आपके क्या होगा आपके पानी में गंदगी होगा और उसी से अगर हाथ धोइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चों को हाथ की सफाई सिखाएं कि कैसे करना है। बच्चों को खेल खेलने के बाद घर लौटने समय हमेशा हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, समझ गए। उसके बाद सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थ धोया जाता है और अच्छी तरह से पकाया जाता है, समझ गए। जब भी बाहर का खाना खाए तो डिस्पोजल ग्लास और प्लेट्स का इस्तेमाल करें, खासकर स्ट्रीट फूड में। अब जो होटल वगैरह में आप खाते हैं ना, तो देखते होइएगा कि होटल वगैरह जो है अपने मतलब खर्चे से बचने के लिए एक बार ही जो है स्टील का या जो भी हो थाली वगैरह, प्लेट वगैरह ले लेगा और उसी में बार बार सबको खिलाएगा, अच्छे से धोता भी नहीं है, समझ गए। तो अगर कोशिश करें तो हॉस्पिटल में जब भी जाए तो डिस्पोजल ग्लास और प्लेट का यूज करें, क्योंकि वह बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें कोई दूसरा खाया नहीं रहेगा या फिर कोई गलत पानी से धोया नहीं रहेगा, बिल्कुल उससे आप स्वच्छ बच सकते हैं। ओके। बासी पका हुआ खाना और लंबे समय तक बाहर रखे हुए बिना फ्रिज में रखे खाना खाने से बचें। आप बासी खाने से, लंबे खाने से, समझ गए, ये सब से बचना चाहिए। हेपेटाइटिस से, पोलियो आदि जैसे बीमारियाँ, जो बीमारी पानी से काफ़ी खतरनाक बढ़ता है, वैसे बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण लगवाएं और इससे बचना चाहिए। पानी से होने वाले और सारे रोगों के बारे में आप जो है डिटेल से रोकथाम और लिख सकते हैं। जैसे आपको पानी के रोग से बचना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आसपास गड्ढे को ढकना चाहिए, समझ गए। जो गड्ढा हो उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करनी चाहिए, DDT पाउडर का। साथ में जो आपके आसपास जो अनावश्यक गड्ढे हो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जल जमाव होगा और उससे मच्छर वगैरह उत्पन्न होगा, समझ गए ना। बहुत सारे तकनीक है जो आप पानी को अच्छे से कंट्रोल करके और उसका यूज कर सकते हैं, बीमारी को भगा सकते हैं, समझ गए। गंदे पानी से तो बिल्कुल दूर रहे, समझ गए। अनावश्यक पानी को जमा ना करें कहीं भी, समझ गए। इस सारे चीज़ों को
थोड़े समय के पानी को यूज में ना लाए। ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं सावधानियां में रोकथाम में, जिससे आप बीमारी को रोकथाम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका समापन। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे अब रही बात वैसा बीमारी, जल से होने वाला बीमारी को आप रोकथाम कैसे करेंगे, तो आप खुद दिमाग लगाइए ना कि आप कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे जल से होने वाले बीमारियों को आप रोकथाम कर सकते हैं। जल भी ज़रूरी है और बीमारी से बचना भी ज़रूरी है, तो दोनों रहे, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी के जो निवारण होता है, बीमारी जो है उसको निवारण के लिए कितने स्तर होते हैं। स्तर को हमको बताना है कि बीमारी को रोकथाम के लिए कितने स्तर पर हम रोकथाम कर सकते हैं, समझ गए। तो यह भी प्रश्न फंडामेंटल और कम्युनिटी दोनों में है, समझ गए। 5 नंबर में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है आपके सामने। देखिए, बीमारी को नॉर्मली हम 3 स्तरों पर जो है क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को हम लोग 3 स्तरों में प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को। रोग निवारण के 3 स्तर होते हैं, वही चीज़ें मैंने बताया। 3 स्तर में पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी तृतीयक, समझ गए। ये चीज़ों को आप लोग समझिए। तृतीयक 3 स्तरों में रोकथाम संभव है बीमारी का। रोग उत्पन्न होने से पूर्व किया गया प्रयास जो कि बीमारी को होने से रोकता है, प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम सुरक्षित तौर पर पानी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, समझ गए, विभिन्न तरीके के साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब साफ़ सफाई, विभिन्न प्रयास जो हमें बीमारी को होने से पहले करते हैं ताकि हम बीमारी से बचे रहें। तो ये बीमारी से पूर्व जो भी प्रयास किया जाता है रोगों से बचने के लिए, वही जो है हमारा प्राथमिक रोकथाम होता है। जैसे नाखून काट के रखते हैं कि चलो भाई नाखून बड़ा बड़ा रहेगा तो गंदगी भोजन के माध्यम से अंदर चला जाएगा, समझ गए। पानी को स्वच्छ पीते हैं कि पानी स्वच्छ पिएंगे तो बीमारी नहीं रहेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार से साफ़ सुथरा अपने आसपास और खुद को रखते हैं ताकि कोई गंदगी ना फैले, बीमारी ना हो। तो ये सब हम लोग सोचते हैं कि बीमारी ना हो, और उसके लिए जो हम लोग पूर्व से ही प्रयास करके चलते हैं, तो वही पहले से ही जो प्रयास करके चलते हैं वही प्राथमिक रोकथाम हो जाता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हो गया, तो यही चीज़ें हैं। बाकी चूंकि यह बीमारी उत्पन्न होने से पूर्व किया गया रोकथाम है, अतः इसे वास्तविक रोकथाम माना जाता है। अब जो प्राथमिक रोकथाम होता है, इससे वास्तविक रोकथाम इसलिए कहते हैं क्योंकि बीमारी होने से पहले ही हम इससे जो है रोकथाम करके चलते हैं, तो इसीलिए इसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो हो गया पहला, हम लोग समझ गए। चलिए दूसरा की तरफ चलिए। दूसरा है आपके सामने में है, देखिए यहाँ पे कहता है द्वितीयक रोकथाम, सेकेंडरी प्रिवेंशन, समझ गए। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब द्वितीयक रोकथाम। प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है एवं सभी रोगों के टीके भी उपलब्ध नहीं है, समझ गए। अतः ऐसी स्थिति में रोग के उत्पन्न होने पर या रोग के चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने पर अतिशीघ्र रोग का पता लगाकर उसका उपचार कर रोग की जटिलताओं से बचा जा सकता है, समझ गए। देखिए, द्वितीयक स्तर जो होता है, द्वितीयक स्तर जो होता है बीमारी के रोकथाम का, वह प्रथम स्तर से अलग होता है। क्योंकि प्रथम स्तर से हम लोग बेसिक बचाव करते हैं, बीमारी होने से पहले रोकथाम, बीमारी कुछ ऐसे उपाय करते हैं, प्रयास करते हैं जो बीमारी होने से पहले करते हैं ताकि इस उद्देश्य से, ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचें, तो वह प्राथमिक होता है। लेकिन द्वितीयक जो होता है वह प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रथम स्तर पर आप बच के चल रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगा, जो प्रयास आप कर रहे हैं बीमारियों की रोकथाम का, उसके बाद भी बीमारी हो जाता है व्यक्ति में। तो वही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है। मान गए अगर सभी कोई बीमारी हो गया तो आप उसको प्रयास करके रोकथाम करके आप जो है नहीं कर सकते हैं ठीक। तो यही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है एवं सभी रोगों का टीका भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सब टीका होता ही नहीं है, तो वहाँ पे रोकथाम ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में रोगों को उत्पन्न होने पर या रोग के चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने पर जो है अतिशीघ्र रोग का पता लगाकर उसका उपचार कर रोगी के जटिलताओं से बचाया जा सकता है। अब यहाँ पे कहता है कि सेकेंड जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पे सभी बीमारियों की टीका उपलब्ध है नहीं, समझ गए। अतः यहाँ पे होता यह है कि जो भी रोग उपस्थित है, जो भी उत्पन्न होता है, उसके बारे में चिन्ह और लक्षण के बारे में पता लगाया जाए, पता लगा के अतिशीघ्र जो है उसके और ज़्यादा जटिलता होने से बचाया जाए, तो ही हमारा सेकेंडरी लेवल है। यानी प्रथम लेवल होता है जो बीमारी को
रोकथाम करने के लिए हम प्रयास करते हैं, समझ गए। दूसरा होता है जिसमें जटिलताओं के रोकथाम के लिए जो है हम लोग टीका वगैरह देकर जो है उसे रोकथाम करते हैं, समझ गए। और तृतीयक जो लेवल होता है आपके सामने में है टर्शियरी लेवल, कि रोग प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत भी रोग निवारण के स्तर पर रोग को सीमित रखना एवं रोग को नियंत्रित कर पाना संभव है। क्षतिग्रस्तता, इम्पेयरमेंट, अपंगता तथा कष्ट को कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम संबंधी उपाय करना तृतीयक स्तर की रोकथाम कहलाती है। अब देखिए होता है कि तृतीयक जो रोकथाम होता है, जैसे मान गए कोई ऐसे ऐसे बीमारी होते हैं जो जीवन भर चलने वाले होते हैं, या कुछ ऐसे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ होते हैं जो ज़िंदगी भर एक बार हो जाने के बाद ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, समझ गए। कुछ ऐसे आपके अपंगता हो गया, कुछ ऐसे कष्ट है जो आपको ज़िंदगी भर रह सकता है, तो ज़िंदगी भर रहेगा तो, लेकिन तृतीयक स्तर में होता यह है कि वैसे बीमारियों को जो है सीमित किया जाता है और ज़्यादा आगे न बढ़ने से, जो ज़िंदगी भर होने वाला हो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, कुछ तो उसको और ज़्यादा विस्तृत होने से तो बचा सकते हैं ना, और ज़्यादा कष्ट को होने से तो बचा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो वही कहता है कि ऐसे बीमारी जो होने के उपरांत जो है हमेशा रोग प्रक्रिया, रोग प्रारंभ हो गया और उसके बाद भी जो है रोग हमेशा यह व्यक्ति में उपस्थित रहेगा ही, हम चाहें तो उसको सीमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और यही जो बीमारी को जो बीमारी ठीक न होने वाला हो, एक बार हो जाने के बाद, या फिर कुछ ऐसे शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे अपंगता होना, कुछ चीज़ों का खराब हो जाना, जो व्यक्ति को हमेशा दुखदायक हो सकता है, तो उन दुखदायकों को, कष्ट को तो हम कम कर ही सकते हैं, कुछ चीज़ों को रोकथाम तो कर सकते हैं, दुख पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो यही जो रोकथाम संबंधी उपाय होता है जो व्यक्तियों को आराम दिलाने के लिए, समझ गए, रोकथाम करने के लिए, पेन को, कष्ट को कम करने के लिए करते हैं, यही तृतीयक स्तर कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। तो तीनों स्तर समझ गए। अब ये तीनों स्तर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा बीमारी के रोकथाम में। ओके, अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश तीनों स्तर का दे दिए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो कि फर्स्ट ईयर में है, तो इसमें हमको माइनर एलिमेंट यानी लघु विकार जो होता है, लघु जो बीमारी होता है, इसके बारे में हमको एक पढ़ना है, माइनर एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट मतलब लघु विकार होते हैं जो व्यक्ति में हो सकता है, और इन लघु विकार का हम प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स। अगर हमारे सामने कोई अगर लघु विकार का मरीज आ जाए तो उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमको लिखना है, सिद्धांत लिखना है, लघु विकार के प्रबंध का सिद्धांत लिखना है और लघु विकार के सूची बनाना है। यानी माइनर रोग कौन सा होता है, सूक्ष्म रोग कौन सा होता है, उसके बारे में हमको बताना है, उसके लिस्ट के बारे में बताना है और इसके सिद्धांत को बताना है। मैनेज करते समय, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे लघु विकार में हम मदद करेंगे रोगी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लघु विकार, माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु यानी छोटा, विकार मतलब एलिमेंट मतलब तत्व भी होता है, विकार मतलब डिसऑर्डर भी होता है या रोग भी इसको कहिए। तो लघु रोग के प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, चलिए प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। माय डियर, माइनर एलिमेंट के प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं देख लीजिए, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले है मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो माइनर एलिमेंट के मरीज आए, सूक्ष्म जो है सूक्ष्म विकार, लघु विकार के मरीज अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, चोट या बीमार का तुरंत उपचार प्रारंभ करें व जटिलता की रोकथाम करें। अब लघु विकार के मतलब होता है सर दर्द करना, पेट दर्द करना, हल्का फल्का चोट लगना, कान दर्द करना, ठीक है, पेट में ऐंठन होना, दस्त होना, ठीक है, आँख में संक्रमण होना, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आदमी को होते रहता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है, अगर कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और आपको पास लेकर आया है तो तुरंत उसका उपचार आपको प्रबंध करना चाहिए और उसको भयंकर जटिलता होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि शुरुआती अवस्था में बीमारी छोटा रहता है, लघु रहता है, माइनर रहता है। अगर उस समय इसका मैनेजमेंट कर दिया जाए तो पेशेंट जो है माइनर में ही ठीक हो जाता है, जटिलता में नहीं जाता है। अगर उस छोटे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटे चीज़ अन्य बीमारी उत्पन्न कर देता है या वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि चोट और बीमारी का तुरंत उपचार प्रारंभ करें और जटिलता यानी और ज़्यादा जटिल होने से बचाएं। ठीक है, आगे का है संक्रमण रोगी को अन्य रोगी से अलग रखें और संक्रमण फैलने की रोकथाम करें। अब माइनर डिजीज में हल्का फल्का संक्रमण भी आता है, जैसे आंखों का संक्रमण, ठीक है, कुछ और भी संक्रमण हो सकता है, तो इस जैसे खुजली, दाद खाज वाला, तो ऐसे संक्रमण के रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखें और संक्रमण को फैलने का रोकथाम करें। ठीक है,
उपचार के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित चेक करें। अब जब उपचार आप करें तो जो माइनर रोगी है, माइनर डिसऑर्डर के जो रोगी है, उसको लगातार जो है जैविक चिन्ह को जांच करें, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। मरीज को जितना शीघ्र हो ठीक रिकवरी में मदद करें ताकि वह दैनिक कार्य कर सके। अब मान गए किसी को फीवर है तो फीवर भी जो है आपके माइनर जो है एलिमेंट में ही आता है, मतलब छोटे मोटे बीमारी में ही आता है। अब फीवर मान गए जब तक पेशेंट को रहता है तब तक वह सही से काम नहीं कर पाता है, ना पढ़ पाता है, मन सुस्त रहता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाता है, मुंह तीता तीता लगता है, होता है ना। तो यह छोटे बीमारी में आता है, यह हमेशा व्यक्ति को कभी ना कभी किसी को होते रहता है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति अपना फिर से दैनिक कार्य अच्छे से कर सकेगा। उपचार के दौरान फिजिशियन के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। अब ये जो माइनर एलिमेंट होता है इसमें आपको डॉक्टर के सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना है, जो डॉक्टर कहे वही करना है, ठीक है। परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे व मरीजों की घर में देखभाल समझाए। अब जो परिवार है उसके सदस्यों को पर्याप्त आप सजेशन दे, सलाह दे और मरीजों की घर में देखभाल को समझाए, मतलब मरीज को घर में ही अच्छे से देखभाल करने को समझाना चाहिए मरीज के सदस्यों को, परिवारों को, ठीक है। परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। अब कुछ ऐसे माइनर रोग वाले अगर रोगी आपके पास आते हैं, आप नर्स हैं, तो आपको उसके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यता है उसको जो है आपको सम्मान करना होगा, उसके धार्मिक स्वतंत्रता को, सामाजिक संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे देखिए, गंभीर स्थिति होने पर मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अब यह माइनर रोग अगर जटिल हो गया है, बड़ा हो गया है और यहाँ पे आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत जो है रेफर करना चाहिए हायर सेंटर, अपने से उच्च केंद्रों पर, ठीक है। तो ये जो है कुछ सिद्धांत है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। PHC पर समुदाय के लोगों की माइनर एलिमेंट का उपचार व इमरजेंसी स्थितियों का प्रबंध किया जाता है। ये माइनर एलिमेंट निम्न हो सकते हैं। माय डियर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो है क्या करती है, अपना सेवा देती है, लोगों को देखभाल करती है। तो जो PHC पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के उपचार के लिए, तो उनका उपचार व इमरजेंसी का स्थिति का प्रबंध जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं यह निम्न होते हैं जो कि आपके सामने में है, जैसे कुत्ता काटा, डॉग बाइट, जलना, हल्का फल्का जलना, हाई फीवर होना, हीट स्ट्रोक होना, डायरिया होना, फेंटिंग होना, इंजरी एंड फॉल यानी चोट लगना, ठीक है, जख्म होना, ईयर पेन, कान दर्द, माउथ अल्सर, मुंह में छल्ला, बैक एक मतलब पीछे पीठ में दर्द, हेडेक होना, सर में दर्द, कॉफ मतलब खांसी और ठंड, बुखार, जुकाम होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ठीक है, और ETC और अन्य भी रोग जो है माइनर छोटे मोटे जो आपके कभी भी शुरू हो जाता है, आँखों में संक्रमण, ठीक है, पैर में दर्द, कहीं भी हल्के फल्के अगर शुरू हो जाता है कभी भी तो वह माइनर डिजीज के अंदर आता है, माइनर जो है एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यह सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और सारे जो होंगे वह और भी होंगे इसमें, माइनर में छोटे छोटे और भी बीमारी होते हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही माइनर एलिमेंट होते हैं। और माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु विकार वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था जिसको मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि लघु विकार के प्रबंध कैसे करेंगे या इसके प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप समझिए कि आप किसी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है आप, और आप प्राथमिक केंद्र पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पर आपको बुखार के पेशेंट, घाव के पेशेंट, ठीक है, चोट के पेशेंट, सिर दर्द के, पेट दर्द के, जला हुआ, बाइट जो है कुत्ता कटा हुआ, ये पेशेंट सब आ सकता है। तो आप इन मरीजों को, चूँकि ये सब हल्के फल्के वाला सब है होता है, तो इन मरीजों को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट लिख देना है, और वही मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे मिलूँगा आगे।